द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट करता है। अब करंट इज अ कलेक्शन ऑफ मूविंग चार्जेस। जैसे कि हमें पता है कि करंट इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्लो करते हैं, उसके नतीजे में आपका करंट प्रोड्यूस होता है। दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। Because the magnetic field exerts a sideways force on a moving charge, it should also exert a sideways force on a wire carrying a current. अब हम कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है एक फोर्स मूविंग चार्ज के ऊपर, कि जब चार्जेस मूव कर रहे हैं उनकी मूवमेंट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी चेंज में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स आ रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, अगर वो मूविंग चार्जेस के ऊपर एक्ट कर रही है, तो साइमल्टेनियसली उस फोर्स को, उस कंडक्टिंग वायर को जो कि करंट कैरी कर रहा है, उसके ऊपर भी एक्सर्ट करना चाहिए फोर्स। फॉर दैट केस अब ये कंसिडर करते हैं, this is a sideway force is exerted on the conduction electrons in the wire, but since the electrons cannot escape sideways, the force must be transmitted to the wire itself. अब फोर्स तो अप्लाई हो रही है, लेकिन ये फोर्स इतनी नहीं है कि वो एस्केप करवा दे, नॉकआउट करवा दे इलेक्ट्रॉन्स को। सो दिस फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई एक्सर्ट हो रही है, इट इज ट्रांसमिटेड, ये अप्लाई हो रही है ऑन दैट करंट कैरिंग वायर। व्हेन द वायर कैरीज नो करंट, इट एक्सपीरियंस नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो किसकी वजह से होगी? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उसके अंदर आ रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, इंड्यूस हो रही है। अगर करंट फ्लो करना बंद कर दे, और कि किस तरह से ये करंट में चेंज आता है कि इनिशियली करंट नहीं होता, ठीक है, करंट में कोई फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है। अब चार्जेस ने फ्लो करना स्टार्ट किया, तो करंट की वैल्यू ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। ड्यू टू दिस चेंज इन करंट, उसके अंदर आपकी जो वायर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ईच करंट कैरिंग वायर exerts a magnetic field, exerts a magnetic force, के उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स, ये अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स लॉ हम ये देखते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर हम कंसीडर करते हैं तो उसके अबाउट कंसेंट्रिक सर्कल्स में उनकी फील्ड एग्जिस्ट करती है। फील्ड जो एग्जिस्ट करती है, अब अगर करंट नहीं है तो आपकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है। When the current is reversed, the deflection reverse. Obviously, the magnetic field is produced due to the flow of charges or due to the current. अगर करंट ही नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, और अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो डिफ्लेक्शन ऑफ दैट की जो डिफ्लेक्शन वो इलेक्ट्रॉन्स और जो उसके अंदर चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस हैं, जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। द डिफ्लेक्शन आल्सो रिवर्सेस व्हेन द फील्ड बी इज रिवर्स। साइमल्टेनियसली कंसीडर करते हैं कि सिर्फ करंट के रिवर्स करने से नहीं, अगर आपने फील्ड कोई डायरेक्शन भी रिवर्स कर दी है, तब भी डिफ्लेक्शन जो है ऑपोजिट हो गई। यानी डायरेक्शन जो है इस पे मैटर करती है कि आपने जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अप्लाई की है, वो उसके ऑब्वियसली अगर बी की डायरेक्शन चेंज है, इट मींस कि उसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले टू अंडरस्टैंड this effect, we consider the individual charges flowing in a wire. इसमें फिगर आप फिगर नंबर 21 में वो कंसीडर करें। ये आप फिगर नंबर 21 देख रही हैं, आपके सामने एक फिगर नंबर 21 है। इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, जिसके अंदर ये डॉट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर द फ्री चार्जेस। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमने कंसीडर किया, और इसमें अगर कंडक्टर है तो ऑब्वियसली उसमें फ्री चार्ज कैरियर दे आर इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के साथ हम डिनोट करते हैं। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ कोर्स opposite to the direction
वी टेक फॉर द करंट, क्योंकि करंट ऑफ द वायर हम हमेशा कंसीडर करते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव साइड फॉर द कन्वेंशनल करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम कंसीडर करते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कन्वेंशनल करंट, जब भी हम ये बात करते हैं तो हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, तो कन्वेंशनल करंट के लिहाज से आपकी जो करंट की डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, अच्छा नाउ हम कंसीडर कर रहे हैं, अब ये एक जो वायर है जिसमें से ये पास कर रहे हैं, द वायर थ्रू अ रीजन in which a uniform magnetic field B exists, the sideway force on each electron of charge, that is negative charge, due to the magnetic field is minus EVD into B। अच्छा, EVD into B क्या चीज है? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स है। अब E जो है that is the charge of the electron, and VD जो है वो drift velocity है, multiply by the strength of the magnetic field। so ये फोर्स है जो अप्लाई हो रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, and we consider that the total side base force on a segment of a wire of length L is the same। और ये हम कंसीडर करते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द सेगमेंट, जो कि उस सेगमेंट ऑफ वायर में प्रेजेंट है, तो उसमें मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स applied on each electron is the same, चाहे वो किसी भी रीजन में लाई करता है। यानी आपका ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वायर है, सेगमेंट ऑफ वायर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम नजर आ रहे हैं, तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हर इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करेगा वो सेम मैग्नीट्यूड ऑफ सेम डायरेक्शन की मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इफ वी कंसीडर देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो हमारी ये जो फोर्स है, द मैग्नेटिक फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन, को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद n, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स है विच इज एक्सर्टेड ऑन द सेगमेंट ऑफ द वायर, यानी जो हमने वायर करंट कैरिंग वायर कंसीडर किए, उसकी सेगमेंट पे अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हर इलेक्ट्रॉन की कंबाइंड इफेक्ट में ये जो फोर्स है, ये हमारी फोर्स आती है मैग्नेटिक फोर्स विच इज अप्लाइड। अब कंसीडर करना है इससे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेन्ड इन दैट सेगमेंट, उस सेगमेंट ऑफ वायर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको डिटरमिन करने के लिए हम नंबर डेंसिटी की वैल्यू देते हैं। अब ये जो n आपका है, n इज द नंबर डेंसिटी, और इसको किस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं, इसको हमारा कैपिटल N, दैट इज ये जो आपका टोटल नंबर ऑफ n है, कैपिटल N, इट इज इक्वल टू, अगर आप ये कंसीडर करें तो ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें n, ये n हमारे सामने, इट इज इक्वल टू n, that is the number density, number per unit, number of electrons per unit volume, और ये हमने वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। a is the area of cross section और l is the length of the wire। ठीक है, इसके हमने से कर दिया आपने, तो आपके पास जो रिलेशन आ गया है, कैपिटल n को हमने रिप्लेस किया है, that is n, capital N is replaced by small n, that is the number density, number per unit volume, multiplied by the volume of that segment of wire, वो segment of wire जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया है, रिलेशन दैट इज द फोर्स, ये सब्स्टिट्यूट हम इसमें करेंगे वैल्यूज फॉर द, इसमें से हम डिटरमिन करेंगे द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसमें इक्वेशन हमारे पास, जो इक्वेशन पहले से नोन है, दैट इज फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशन करंट डिवाइडेड बाय द, ये आपके पास n इज द नंबर डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड e इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, अब इसमें ये परमिट अस टू राइट द इक्वेशन 26, हम इसके अंदर
वो इक्वेशन 6 को पुट कर रहे हैं। इस रिलेशन में वी डिफाइन द वेक्टर L टू बी equal in magnitude of the length of the segment and to the point in the direction of the current opposite to the direction of electron flow. अब ये कंसीडर करते हैं कि L जो लेंथ ऑफ द वायर है, इसमें इसमें ये जो लेंथ ऑफ द वायर हम कंसीडर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये फिगर है जिसमें ये L लेंथ ऑफ द वायर है। L इसको वेक्टर के इक्वल कंसीडर करते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ ऑफ द सेगमेंट और इसकी डायरेक्शन जो है इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी हमने L की डायरेक्शन जो है इट इज डायरेक्टेड, ये जो सेगमेंट ऑफ वायर L लेंथ की है इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो करंट के इक्वल है, कोरस्पॉन्ड कर रहा है। अब इसमें आपका जो रिलेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, अगेन इसमें देखते हैं हियर आप ये जो रिलेशन कंसीडर करते हैं फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और द सेगमेंट ऑफ लेंथ, इनके दरमियान द वेक्टर्स दे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि L जो है हमने कंसीडर किया है इट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इस रिलेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ स्केलर रिलेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज I इंटू L। I जो है वो आपकी IL जो है, I इज द करंट और L जो है वो सेगमेंट ऑफ लेंथ है। यानी हमने इसको रिप्लेस कर दिया है NAE VD को, जो VD दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, विद I करंट, और I करंट से रिप्लेस, और इसमें से नेगेटिव साइन जो है हमारा जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था दैट वाज ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और लेंथ सेगमेंट की अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव साइन यहाँ पे आया था, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके इनटू IE लिख दिया। अब इसी रिलेशन को अगेन आप किसमें पुट करेंगे? आप इसको इक्वेशन नंबर 26 में पुट करेंगे। सो यू विल गेट द इक्वेशन नंबर 28 जिसमें एक्सप्रेशन है कि फोर्स ऑन द ईच सेगमेंट is equal to F is equal to IL cross B. So this is the relation। इस रिलेशन को जो कि आपको फाइनलाइज रिलेशन आता है कि ये फोर्स है जो कि अप्लाई होती है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन द सेगमेंट ऑफ द वायर विच इज कैरिंग द करंट। जो करंट है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, लेंथ इज द L इज फॉर द सेगमेंट ऑफ द वायर अक्रॉस द फील्ड स्ट्रेंथ, इन दो फील्ड स्ट्रेंथ के अबाउट ही आएगा। अब इस रिलेशन से हम ये कंसीडर करते हैं, इस रिलेशन की सिमिलर रिलेशन एक और एग्जिस्ट करती है, दैट इज ये सिमिलर रिलेशन है जो कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q द चार्ज, V इज द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में देते हैं। अब ये दोनों आपकी सिमिलर रिलेशंस हैं, तो हम कंसीडर करते हैं कि अगर आप इसको कंसीडर करें बाय यूजिंग रिलेशन, आप इसको बाय कंसीडरिंग द फिगर 22 shows a vector relationship between the force, magnetic force and the segment of length and the magnetic field के इनके दरमियान रिलेशन क्या है ये हम आपको देखेंगे। विद कंपेयर सिमिलैरिटीज को कंपेयर करते हुए हम इस रिलेशन पे अब पहुंचते हैं कि इफ द सेगमेंट is perpendicular to the direction of the field, the magnitude of force can be written as कि अगर आपका जो सेगमेंट ऑफ y है L क्रॉस B है तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्म क्या होती है? LB साइन थीटा। अब साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब देता है? जब साइन 90 डिग्री होता है। तो अगर ये सेगमेंट ऑफ वायर यानी लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब हमारे पास फोर्स का ये मैग्नीट्यूड आएगा F इज इक्वल टू IL B। अगर इसमें हम कंसीडर करते हैं इफ द वायर इज नॉट स्ट्रेट
or field is not uniform, we can imagine the wire to be broken into small segments of length ds. We can make the segment, अगर हम कंसीडर करते हैं एक सिंगल वायर नहीं है, सिंगल वायर की जगह क्या है कि उसको एल लेंथ को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, और ईच सेगमेंट का जो लेंथ है दैट इज इक्वलेंट टू डी एस। तो इस ईच सेगमेंट के लिहाज से हम उस मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ दैट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड ऑन दैट स्मॉल सेगमेंट डी एस विल बी रिटन एज लाइक दिस। अब इसमें रिलेशन, और जब ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है, जब ये आप कहते हैं ना डीएस या ये लेंथ का सेगमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किस पे लाई करती है जब हमारे क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दो, ये अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल पे फोर्स एक्ट करेगी। सो हम इससे डिटरमिन कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द सेगमेंट ऑफ लेंथ, यानी अगर नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है तो ईच सेगमेंट पे हम मैग्नेटिक फोर्स को डिटरमिन करेंगे, और वो डिटरमिन करने के बाद उसका सम लेंगे, और आप इसका समेशन के साथ डिटरमिन कर सकते हैं तो टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर which is divided into number of segments, जिसको number of segments में हमने डिवाइड किया है, उस number of segments की डिवीजन के बाद हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि उसमें कितनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई है। और ये ऑलवेज याद रखें कि मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई है वो डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट किसको करेगी? चार्जेस को डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट करने की वजह से अब चार्जेस जो हैं वो दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट वायर, सो उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा, ये ट्रांसमिट होगी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द वायर, सो वायर के अंदर वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। That is the magnetic force which will be producing that deflection. यहाँ पे आप फिगर नंबर 22 को देख सकते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ द सेगमेंट ऑफ वायर को बता रही है, और जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक, ये एंगल जो है, और इन दोनों के रीजन पे, जहाँ पे जिस रीजन के अंदर ये दोनों लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उसके नॉर्मल पे फोर्स अप्लाई की जा रही है। ठीक है, सो अब व्हेनेवर देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ये से फोर्स को हम दो क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान आ रहा है, लेंथ सेगमेंट ऑफ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, तो उन क्रॉस प्रोडक्ट में वो दो रीजन्स के ऊपर लाई करेंगे, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये जो दो सेगमेंट्स हैं जिनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है वो 90 डिग्री के एंगल पे हो, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो तीसरी जिसके ऊपर ये लाई करता है, जो मैग्नीट्यूड है, द फोर्स है, उसकी डायरेक्शन विल बी नॉर्मल टू दैट that region of space in which the two segments, two vectors, that is the magnetic field and the length segment of the current carrying wire is lying। तो इससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ दैट वे। और फाई जो है, द एंगल फाई इज मेकिंग एंगल, इससे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि इन दरमियान कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होगी, और मैक्सिमम फोर्स कब होगी, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं। सो मैग्नेटिक फोर्स को आप इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ सेगमेंट्स में भी आपने ड्रॉ किया हुआ है उस करंट कैरिंग वायर को, तो ईच सेगमेंट पे भी ये फेस जो है एंगल्स देखा जाएगा, और उसके अमाउंट से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को कैलकुलेट किया जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स which acts on a current carrying conductor wire.